Hari Om to everyone else. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhet Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Paramparaya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram. So intentionally we made our video on today, as you can write these 5 sentences. Who just came, please try to note down it. Second option. Third option, our Acharya Sriman Mansaram will explain or will read that, you can note it down. And the fourth option, we will not take more time for it because we have to wipe out the board and we have to go forward for the next learning. So if you please go to the YouTube channel and just on for 3 minutes, it is there. I think to write 5 sentences, 3 minutes are more than enough. So these 4 options are there for you, and that is the best we can do for you. Now it is my request to all of you, please mute your phone and laptop, but on your video, we want to see your faces. Yes, Jayasri Amma, Pratima Amma, Sangita Amma, Sangita Rani Agarwal Amma, Sangita Amma, Rimi Amma. Please, it is my earnest request on your video. Now we will start the class. Both the Sangita Amma, please, if it is possible, I know you are at home, always not possible to open up the video. So please sit in the class format and open up the video. It facilitates the class and Acharya gets inspiration. Hari Om. Now over to Mansa. Hari Om. अपना अपना बंद करो, we can't see the board. सर्वेभ्यो नमो नमः। अच्छा आप रीड करो, थोड़ा ठीक से दिखता नहीं है। 5 sentences. हाँ मैं पढ़ूंगा। अम्मा मैं थोड़ा देर के बाद बोलूंगा, तब आप लोग लिख लीजिएगा जिसका लिखा नहीं हुआ। तो आज हमारा 7th क्लास है। पिछले सारे क्लास में हम लोग कारक विभक्ति बहुत सारे सीखे, होल कारक विभक्ति। तो इस बोर्ड में वही लिखा है, यहाँ पे जो 5 सेंटेंसेस है, तो इसमें आप लोगों को कारक विभक्ति निर्णय करना होगा। हम लोग पिछले दिन जब किए थे
कि अयोध्या नगरे रामः स्वस्य हस्तेन दरिद्राय राजकोषात् धनं ददाति। उसी तरह यहाँ पे ये जो सेंटेंस है छोटा छोटा करके, तो इसमें भी आपको ये जो कारक विभक्ति है ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले आज तो लॉकडाउन है इस हफ्ते का, और बारिश भी हो रहा है, मौसम तो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए और नींद सोने के लिए भी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो काम करना है करेंगे। तो पिछले दिन हम लोग चतुर्थी तक। उषा जी आप बार बार अपना ऑन मत करिए, या बोर्ड बंद हो जाता है। उषा तो यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है आचार्यः शिष्याय पाठं पाठयति। आचार्यः शिष्याय पाठं पाठयति। आचार्य मतलब जो टीचर, शिष्याय मतलब उसको उसके स्टूडेंट को, पाठम पाठयति मतलब पढ़ा रहा है। पाठम मतलब यह पाठ्य पुस्तक जैसे होता है वैसे, पाठयति मतलब पढ़ाना। ये क्रियापद है वाक्य का। और दूसरे वाक्य है यानात् भूमौ पतति रावणः। यानात् भूमौ पतति रावणः। यानात् यानी कि कार से, मतलब गाड़ी से। भूमो, भूमो यानी माटी पे, मतलब जमीन पे। यानात् भूमो मतलब गाड़ी से जमीन पे, पतति मतलब गिरना, रावण मतलब ये सेंटेंस का पूरा अर्थ ऐसा आएगा कि रावण कार से जमीन पे गिर गया। ये दूसरा सेंटेंस का ये अर्थ है। अब तीसरा सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं, अहम आपनात् वस्त्रम क्रीणामि। अहम यानी कि मैं, आपनात्, आपनात् यानी स्टोर से, स्टोर को, कोई दुकान को संस्कृत में आपन कहते हैं। तो आपनात् वस्त्रम यानी ड्रेस, क्रीणामि मतलब खरीद रहा हूँ, मैं दुकान से ड्रेस खरीद रहा हूँ। उसके बाद लिखा है पात्रे जलम अस्ति। पात्रे जलम अस्ति। पात्रे मतलब हम लोग जानते हैं कोई भी पॉट, उसमें जल है। अस्ति मतलब है। और उसके बाद जो सेंटेंस है अहम क्षुधार्थः। अहम क्षुधार्थः कृपया जलम ददातु। अहम यानी कि मैं, क्षुधार्थ मतलब मैं प्यासा हूँ, कृपया मतलब दया करके, जलम ददातु मुझे जल दीजिए। यहाँ पे जो ददातु ये क्रियापद है, ये ददाती की तरह नहीं है। ये यहाँ पे जो ददातु है ये आदेश अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पे ददातु हम आज सीखेंगे क्रियापद। तो ये है 5 सेंटेंस। और एक चीज, जब कारक विभक्ति निर्णय करना होता है तो सबसे पहले हम लोगों को सेंटेंस का क्या विभक्ति है वो तो हम लोग देख के बता सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले हम लोगों का सेंटेंस का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सेंटेंस का अर्थ नहीं जानेंगे तो दिक्कत आएगा कारक विभक्ति निर्णय करने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अर्थ बता दिया। तो आज हम लोग पिछले दिन क्लास खत्म किए थे चतुर्थी तक। हम लोग पिछले दिन प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी इन चार संख्यावाचक शब्दों का पुंलिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग का रूप देखे थे।
तो आज हम लोग 5वां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि संस्कृत में 1, 2, 3 और 4 केवल ये 4 शब्दों का ही पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है। तो उसके अलावा जितना भी शब्द है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में यूज आएगा। वो कैसे आएगा हम लोग आज देखेंगे। जैसे चतुर्थी के बाद फिफ्थ, 5वां को संस्कृत में कहते हैं पंच। जैसे 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच। यहाँ पे इसका कोई विभक्ति जो मतलब ऐड नहीं होगा। अगर हम लोग कहना चाहेंगे कि पंच बालकाः, पंच बालकाः, यहाँ पे बालकाः ये बहुवचन है। और पंच क्यों बहुवचन है? क्योंकि 5 जो है ये 2 से ज्यादा है। तो हम लोग पिछले दिन सीखे थे कि 2 से ज्यादा होने से बहुवचन आएगा। तो पंच बालकाः, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं पंच बालिकाः, पंच बालिकाः मतलब 5 बालिका। और नेक्स्ट है पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले पंच बालकाः जो है ये पुंलिंग शब्द है। वहां पे पंच, वहां पे भी पंच है। उसके बाद पंच बालिकाः, यहाँ पे भी पंच है। इसका फॉर्म जो है ये एक ही है, स्त्रीलिंग में भी एक है और नपुंसकलिंग में भी एक है, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। तो आज सुबह स्वामी जी के क्लास में ज्ञानेन्द्रिय के विषय में बहुत आलोचना हुआ है। तो आप लोग 9 से 10 तक जो स्वामी जी का क्लास जो लेते हैं आत्म तत्वबोध, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, यहाँ पे ज्ञानेन्द्रियम ये नपुंसकलिंग है, उसका बहुवचन रूप है ज्ञानेन्द्रियाणि। तो जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि पंच ये शब्द जो है ये चेंज नहीं होगा। इसका पुंलिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में एक ही रूप आएगा। इसी तरह षट, यहाँ पे भी सेम ही रूप होगा कि षट बालकाः, षट बालिकाः, षट ज्ञानेन्द्रियाणि। इसी तरह मतलब षट ज्ञानेन्द्रिय नहीं होता। तो दूसरा कोई उदाहरण देखेंगे हम लोग।
षट फलानी। तो इसी तरह पंच षट, ये रूप एक ही आएगा। इसके बाद आता है सप्त। सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः, सप्त फलानी। ये बहुत इजी है। जैसे था पंच षट सप्त, उसके बाद आएगा अष्ट, ये है सप्त। अब नंबर 8, अष्ट बालकाः, अष्ट बालिकाः, अष्ट फलानी। तो 5 6 7 8, पंच षट सप्त अष्ट। जैसे सपोज 8 जन लोग जा रहा है, तो उसको हम लोग संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अष्ट नराः गच्छन्ति, अष्ट नराः गच्छन्ति। तो ये है 8। इसके बाद आएगा 9। ये हम लोग सब जानते हैं कि क्योंकि हम लोग भी डेली लाइफ में ऐसा यूज करते हैं कि संस्कृत में 9 को नवा कहते हैं, नवा। नव बालकाः, नव बालिकाः, नव फलानी। यहाँ पे एक बात कि जो बांग्ला में हम लोग जरा मतलब अक्सर यूज करते हैं कि नए नए फूल आया है या नए नए फूल आया है, तो बांग्ला हमरा बांग्लाते बोले थे नवो नवो ফল এসেছে। ওখানে যে নব নব আর এখানে নব, দুটো মানে পুরো ডিফারেন্ট। কিন্তু আরেকটা জিনিস, সংস্কৃত নব মানে নতুন, সংস্কৃত নব এর আরেকটা অর্থ নতুন। এরপরে আমরা বুঝবো কি করে যে ওই নব আর এই নবের মধ্যে ডিফারেন্স কি? তো তখন আমরা বাক্যে প্রয়োগ দেখে বুঝতে পারবো। এবার সাপোজ কোথাও লেখা আছে নব ছাত্রাः আগচ্ছন্তি, এটা খুব কিন্তু আর কি ডিফিকাল্ট মাঝে মাঝে। যেমন আমি লিখছি এখানে सर हिंदी में बोलिए प्लीज। हाँ बांग्ला नहीं आता है हमें। हाँ मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं नव छात्राः आगच्छन्ति, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नए नए लोग भर्ती होता है, तो एक दूसरे के साथ जब बात होता है, सपोज मैं और मेरा फ्रेंड सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर का जो भाई लोग है वो आ रहा है, मैं किसी को कह रहा हूँ संस्कृत में नव छात्राः आगच्छन्ति, नव छात्राः आगच्छन्ति। नव छात्राः मतलब छात्रा मतलब तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आगच्छन्ति यहाँ पे भी क्रियापद है, मतलब आ रहा है। तो जो दूसरे मतलब जो सुन रहा है मेरा दोस्त, वो क्या समझेंगे? यहाँ पे नव मतलब क्या नए छात्रा आ रहा है, या फिर मतलब 9 लड़के 9 छात्रा, 9 मतलब यहाँ पे नंबर 9 स्टूडेंट्स आर कमिंग। तो वहां पे प्रयोग और जो विवक्षा होता है, विवक्षा यानी कि मेरा बोलने की इच्छा, इसको संस्कृत में विवक्षा कहते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म है।
तो वहाँ पे हम लोग को प्रयोग देख के समझना चाहिए। तो सपोज मैं मेरे दोस्त को कह रहा हूँ कि नव छात्राः आगच्छन्ति पश्यतु, मतलब आप देखो, तो वो देखेगा, उसके बाद ही समझेगा। सपोज वो पीछे मुड़ा हुआ है तो वो दोनों ही समझ सकता है कि नए छात्र मतलब नए नए छात्र आ रहा है या फिर नंबर 9 छात्र आ रहा है। तो वहाँ पे प्रयोग और उसको मतलब जो दूसरे एंड से समझ रहा है उसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है कि वो क्या समझ रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। तो ये मतलब जो अलंकार शास्त्र है संस्कृत में, वहाँ पे इसका बहुत बहुत आलोचना है। तो मैं जस्ट आप लोगों को बता दिया हूँ, मतलब आप लोग जब भविष्य में ऐसे बहुत प्रयोग सीखेंगे, देखेंगे, तब ये आपको आसानी होगा कि समझने में लिए कि ऐसा भी होता है। तो जस्ट इसीलिए ये भी बता दिया। इसके बाद आता है दश, नव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दश बालकाः, दश बालिकाः, दश फलानि। यहाँ पे जो दश है, ये 5 से लेके जितने भी शब्द है, मतलब 7, 8, 10, 12, 13 जितना भी शब्द है पर 18 तक, ठीक है, इसका साथ विभक्ति नहीं आएगा। विभक्ति यानी कि कोई विसर्ग नहीं आएगा, कोई अनुस्वर नहीं आएगा, या फिर दशात ऐसा नहीं आएगा। दशाय हम लोग जब देखे थे रामाय कि राम के उद्देश्य से, इसी तरह दशाय मतलब 10 के उद्देश्य से, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। तो दशा, उसके बाद आएगा एकादश। सर एक चीज पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे कि हम ऐसे ये गीता चैप्टर भी पढ़ते हैं, नवमो अध्याय, तो वो नवमो अध्याय उसमें मो क्यों आता है? द्वितीय अध्याय। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो वहाँ पे द्वितीय अध्याय मतलब जो सेकेंड अध्याय होता है, मतलब तमा जब बांग्ला में जो यूज करते हैं कि 58तमो जन्म दिवस जेटा बोले 50 बात, मतलब जो 58 58 बर्थडे एनिवर्सरी जैसा आता है, उसी तरह द्वितीय अध्याय मतलब सेकेंड चैप्टर, इंग्लिश में ट्रांसलेट आता है कि सेकेंड चैप्टर। और वो मतलब वो पार्टिकुलर मेंशन करना होता है। अच्छा, पर्टिकुलर जहाँ मेंशन किया जाता है वहां पे, जैसे पंचमो अध्याय मतलब सिर्फ, हाँ एक चीज मैं ये मतलब मैं ये बाद में मतलब। अच्छा ओके सर बाद में बोलिएगा, ठीक है। नहीं मत ठीक है, जब प्रसंग आया है मैं बोल ही देता हूँ, ये मैं मतलब আমি এটা বলতাম পরে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই জন্য আমি আপনি যখন প্রসঙ্গ তুলেছেন আমি বলে দিই, তাহলে আগেই বলা হয়ে গেল। ভেবেছিলাম যে অষ্টাদশ শব্দ অষ্টাদশ পর্যন্ত বলে তারপরে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। তো আচ্ছা যাই হোক, তো ওখানে যে দ্বিতীয় অধ্যায় বা পঞ্চদশ অধ্যায়, যেখানে गीता चैप्टर বা যে কোনো জায়গায় আপনি দেখবেন, আপনারা आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे माँ इसका यूज है, और यहाँ पे हम लोग दशा और दशा माँ, इसका डिफरेंस क्या है? दशा दशा और दशा माँ। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग जब आप देख सकते हैं क्लास के हम जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है षष्ठः दिवसः, तृतीयः दिवसः, आज जब लिखा था सप्तमः दिवसः। तो ये डिफरेंस क्या है? मतलब दशा और दशमः
इन दोनों का डिफरेंस ये है कि दशा मतलब सपोज एक झूड़ी में, कटोरा में बहुत सारे आम हैं, बहुत सारे आम हैं, तो किसी ने बोला कि 10 आम को अलग कर दो, तो आप क्या करेंगे कि जो आप आपके हिसाब से गिन के 10 आम को ये दूसरी कई कटोरी पे रख दीजिए, मतलब अब रख देंगे। और अगर उसी कटोरी में पॉइंट आउट किया हुआ कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 ऐसे करके 10, तब हम लोग अगर बोलेंगे कि दशमः आम्रः नयतु, मतलब सिर्फ उस 10 नंबर जो 10th नंबर लिखा है जिस आम पे, उस आम को ही आप लेंगे। अम्मा ये डिफरेंस आप समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, थैंक यू। पर्टिकुलर जब कोई चीज होता है मेंशन किया जाता है तब दशमों इस टाइप। Hello. Can we just finish this first and go on to the first, second, third, fourth after that in the serial order, please? Because then we are getting confused with this and that. First finish this like how you were saying 1, 2, 3, 4, 11, Ekadash. We'll do that, complete that, then we'll come to first, second, third. अच्छा, तो It's okay. It's okay. नहीं, मैं This एक minute. This dashama in English is like 5th, 6th, th. Yes. हाँ. यहाँ पे नहीं, मैं इसीलिए ये बता दिया कि ये प्रश्न आता ही था उसके बाद। हाँ राइट। हम जब यहाँ पे प्रश्न किया इसीलिए मैं बोल दिया। या राइट। तक हम लोग देखे थे। इसके बाद एकादश, एकादश एकादश बालकाः, एकादश बालिकाः। ये भी पिछले ही तरह होगा कि 9, 10 जो हम लोग सीखे थे, नव, अष्ट, दश, उसी तरह एकादश। और अब आएगा द्वादश, द्वादश यानी 12। द्वादश बालकाः, द्वादश बालिकाः, द्वादश फलानि। अब आएगा त्रयोदश। ये जो नंबर हम लोग सीख रहे हैं वो हम लोग सभी जानते हैं, पर फिर भी यहाँ पे हम लोग जब सीक्वेंस सीख रहे हैं इसीलिए एक बार रिवीजन हो जाता है। द्वादश, इसके बाद त्रयोदश, त्रयोदश यानी 13। त्रयोदश, यहाँ पे एक चीज कि त्रयोदश ये स्पेलिंग आता है तो अक्सर ही लोग मतलब गलती से ये ऐसा लिखते हैं त्रयोदश, ये गलत है। इसका यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एक्चुअल जो राइट जो त्रयोदश का जो बानान है तो त्रयोदश ऐसा होना चाहिए, नहीं कि त्रयोदश। मैं बहुत स्टूडेंट को देखा हो कि वो लोग त्रयोदश ऐसे करके लिखते हैं, पर ये गलत है। हम लोग लिखेंगे त्रयोदश, त्रयोदश। इसके बाद 14 चतुर्दश, चतुर्दश यानी 14।
पंचदश, सर ये पंचदश कैसे लिखा है? पंचदश ये पंच प तो समझ आ गई, उसके आगे क्या लिखा है? अच्छा, ये अम्मा ये पंच ऐसा उच्चारण हिंदी में होता है। संस्कृत में हम लोग जब उच्चारण करेंगे पंच, ये आकार का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। तो यह पंचदश। उसी तरह षोडश, षोडश मतलब 16। षोडश, 17 सप्तदश, लाइटिंग गीता एक चैप्टर। तो षोडश कला, वहाँ पे षोडश कला पुरुषः, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे षोडश, षोडश कला पुरुषः। 17 सप्तदश, और जो लास्ट आएगा अष्टादश। 7 और 17 सेम है? नहीं, 7 तो सप्त। अच्छा। और यहाँ पे भी एक स्पेलिंग का मतलब बहुत गड़बड़ आता है। अष्टादश, ये बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कि अष्टादश, यहाँ पे आकार को मतलब बहुत सारे लोग नहीं देते। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अष्टादश ऐसा होगा। तो हम लोग देखे थे 5 से 18 तक जो शब्द जो नंबर है उसमें कोई विभक्ति या कोई मतलब विभक्ति नहीं आएगा, क्योंकि षोडश पंचदश यहाँ पे विभक्ति है, इसका लोप है। तो इसके बाद जब 19 से शुरू करेंगे तो आप 19 से विभक्ति जोड़ेगा, तो वो विभक्ति कैसे आएगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज अष्टादश तक तो हम लोग ये क्यों सीखे, मतलब ये नंबर, क्योंकि आज हम लोग जो संस्कृत में समय का जो समय हम लोग बताते हैं, जो इंग्लिश में, बांग्ला में, हिंदी में, वो उसी तरह संस्कृत में भी कैसे समय को मेंशन किया जाता है, कैसे उच्चारण करता है, मतलब कैसे बोला जाता है, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो पहले समय को संस्कृत में क्या कहते हैं? समय को संस्कृत में समयः, काल, समय कालः, हाँ वो भी हो सकता है। पर समय काला ये ज्यादा यूज नहीं होता है। कोई किसी को पूछ रहा है कितना बज रहा है, तो हम लोग ऐसा पूछते हैं कि कहा समयः। यहाँ पे एक चीज, कहा, ये कौन सी लिंग में है? ये पुल्लिंग में है, क्योंकि समयः ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह कहा समयः हुआ है। तो समय को बताने वाला यंत्र हम लोग जानते हैं कि घड़ी है, घड़ी। तो घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटी, घटी। और घटी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम लोग अगर मेंशन करेंगे कि वहां पे घड़ी है, तो हम लोग बोलेंगे सा घटी, सा घटी। तो अब हम लोग सीखेंगे एक बजे को कितने कहते हैं, मतलब संस्कृत में कैसे बोला जाता है। सागटी, सागटी वो घटी। हाँ, सागटी मतलब दूर में अगर घड़ी हो तो उसको सागटी ऐसा आएगा। अगर पास में आएगा तो हम लोग जानते हैं कि एर्शा घटी,
क्योंकि पास में है। तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1। और एक बात यहाँ पे जो दोपहर या फिर मतलब रात 9 बजे और सुबह 9 बजे जो बांग्ला में हम लोग यूज करते हैं और इंग्लिश में भी, सपोज रात 9 बजे हम लोग अगर कोई पूछा रात 9 बजे कितना समय है, तो हम लोग बोलते हैं 9 o'clock, मतलब रात का 9 बजे, 9 AM और PM। तो यहाँ पे भी उसी तरह पार्टिकुलरली कोई नहीं आता, मतलब जो व्यक्ति पूछ रहा है उसके हिसाब से उत्तर आएगा। सपोज कोई व्यक्ति रात में पूछ रहा है कि कहाँ समय यहाँ, अगर यदि 9 समय होता है तो नववादनम ऐसा करके हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि जो प्रश्न कर रहा है उसके हिसाब से जो उत्तर दे रहा है तो वो उत्तर देता है। तो यहाँ पे AM और PM का उतना डिफर मतलब मेंशन नहीं आता। तो एक वादनम, आज और कल लेके हम लोग नंबर सीखे हैं। तो एक मतलब একটা, সাপোজ দুপুরে 1টা বাজে, তো 1টা বাজছে, ওই বাজাটাকে যেটা আমরা বলি সেটাকে সংস্কৃতে वादनम, এটা মনে রাখতে হবে। इसको याद करना चाहिए, मतलब जरूरी है कि वादनम अगर जितना भी समय है, अगर 2 बजता है तो हम लोग वो बोलेंगे द्विवादनम, द्विवादनम। यहाँ पे जो वादनम है ये सेम ही रहेगा, तो 1 2 3 जितना भी आएगा। इसी तरह त्रिवादनम, त्रिवादनम, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। अब चतुर्वादनम, चतुर्वादनम 5 बज रहा है तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पंचवादनम, पंचवादनम। तो हम लोग सीखे एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। अब 6 आ गया, षट्वादनम, षट्वादनम। जो षण्मुखे षकारः जैसे आता है, यानी षट्वादनम। 7 आएगा सप्तवादनम, सप्तवादनम। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम। इसी तरह अष्टवादनम, यहाँ पे अष्टा नहीं आएगा, सिर्फ अष्ट आएगा, अष्टवादनम। अष्टवादनम 9 आएगा, नववादनम।
10 आएगा, दशवादन। इसी करके षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम और 2 पड़ा है 11 और 12। एकादश वादनम। एकादश वादनम और लास्ट द्वादश वादनम। यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब समय बता रहे हैं उसको हम लोग जब लिखेंगे कि यहाँ पे जो एकादश वादनम, द्वादश वादनम, अष्टादश अष्टवादनम, यहाँ पे जो अष्ट जो शब्द जो संख्या है और ये वादनम जो है ये एक साथ ही आएगा। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अष्ट अलग और वादनम अलग, ये गलत। ये कुछ चीजें बहुत पर्टिकुलर मतलब याद रखना जरूरी है। तो अष्टवादनम, ये अगर इसको अष्ट अलग लिखेंगे और वादनम अलग लिखेंगे तो ये गलत आएगा। ठीक है, हम लोग जब बोलते हैं और जब लिखते हैं इसमें मतलब संस्कृत में बहुत आता है जो नहीं है। सर कल 1:30 बजे से क्लास है, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे 1:30 बजे? हम लोग आ रहे हैं, पहले जस्ट होल्ड ऑन ठीक है। उसके बाद ये जो 1:45, 1:30, 1:15 इसको क्या कहते हैं हम लोग अब सीखेंगे। तो ये था कि 1, 2, 3 बजे को हम लोग कैसे संस्कृत में बोलेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे सपोज 1:30। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक है इसको पूर्ण कहते हैं, एक को हम लोग पूर्ण कहते हैं और इसका हाफ जब आता है तब अर्ध कहते हैं। ठीक है, एक जो है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि बाद में आप लोग का कभी खाता खुलने का जरूरत नहीं होगा आप लोग अगर इसको याद रखेंगे। एक जो है इसको पूर्ण कहते हैं, जो हाफ है सपोज ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध संस्कृत में, इंग्लिश में हाफ। तो यहाँ पे जो 1:30 बजे है तो हम लोग इसको बोलेंगे सार्ध, सार्ध एक वादनम। सार्ध मतलब सहित, सहित अर्ध, सार्ध एक वादनम। जहाँ पे भी ये 1:30, 2:30, 3:30 ऐसे समय आएगा उस वहां पे ये सार्थ ये शब्द जोड़ देने से ही, और उसके बाद जो है 1 है 2 है और वो जो है उसको जोड़ देने से ही हम लोगों का जो समय है वो निश्चित हो जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे सार्ध एक ये संधि करके नहीं लिखा हूँ क्योंकि हम लोग अभी भी संधि नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे संधि छेद करके लिखा हूँ। हम लोग जब संधि सीखेंगे उसके बाद संधि करके लिखेंगे। अगर हम लोग ये लिखेंगे ये भी सही होगा, पर यहाँ पे ये जो छोटा हाइफन है इसको देना जरूरी है। अगर हम लोग ये हाइफन को उठा लेंगे
तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सार्ध एक वादनम, यहाँ पे जो हाइफन ये बहुत 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 जरूरी है। तो 1:30 बजे को हम लोग बोलेंगे सार्ध एक वादनम। इसी तरह 2:30 बजे को सार्ध द्विवादनम। सार्ध द्विवादनम। इस तरह 3:30 को कहेंगे सार्ध त्रिवादनम। इस तरह पूरा आएगा। मतलब जो 4:30 को हम लोग कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 को कहेंगे सार्ध पंचवादनम, 6:30 को कहेंगे सार्ध षटवादनम, 7:30 को कहेंगे सार्ध सप्तवादनम, 8:30 को कहेंगे सार्ध अष्टवादनम, 9:30 को सार्ध नववादनम, 10:30 को सार्ध दशवादनम, 11:30 को सार्ध एकादशवादनम, सार्ध एकादशवादनम। ये पूरा जो वर्ड है एक ही साथ होगा। सार्ध AM और PM में कैसे करेंगे? AM और PM। AM और PM ये जो वक्ता है, सपोज AM जब होगा तब प्रातः, तो हम लोग ये अगले मतलब पौरे हम लोग सीखेंगे। तो प्रातः और सायं ये यूज होता है। प्रातः मतलब सुबह और सायं मतलब शाम। तो वो सपोज ये जो सुबह 9 बजे, तो उसको हम लोग सपोज सुबह 9:30 बजे, उसको इसको हम लोग संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रातः सार्ध नववादनम, प्रातः सार्ध नववादनम। अगर रात हो तब सायं नववादन, सार्ध नववादनम ऐसे कह सकते हैं। और फिर रात्रि को जो संस्कृत में बोलते हैं नक्तम कहते हैं, तो नक्तम सार्ध नववादनम ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था कि 2:30, 3:30, 1:30, इसको हम लोग संस्कृत में सार्ध ये शब्द जोड़ देने से उसका मतलब ज्ञान हम लोग प्राप्त हो सकते हैं। तो अब जो है मतलब একটা 15 এটাকে সংস্কৃতে কি বলবো? তারপর এটা তো হলো যে দেড়টা, এটাকে আমরা সংস্কৃতে বললাম সার্ধ एक सर हिंदी। ये जो 1:30 बजे है, यहाँ पे जो सार्ध एक वादनम हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे अगर ऐसा होता 1:15, इसको हम लोग संस्कृत में कैसे बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे 1:50 मतलब 1:45 को हम लोग संस्कृत में कैसे बोलते हैं। 1:45 इसको संस्कृत में कैसे कहते हैं, तब हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे जो होगा पादोना, पादोना। अगर हम लोग बोलेंगे पादोना एक है, सपोज 1:45 ऐसा घड़ी में ये
मतलब समय हो तब हम लोग इसको कहेंगे पादोन एकवादनम, पादोन एकवादनम। ये 12:45 होगा, सपोज 1 बजने से 15 मिनट बाकी है, तो हम लोग बांग्ला का हम लोग यूज करते हैं 1:45 और हिंदी में हम लोग यूज करते हैं 1:45 बज रहा है। इसी तरह 1:45, 1:45 और यहाँ पे एक तो ये सेम ही है, एक वादनम। ये जब हम लोग यूज करते हैं पौने, इसको संस्कृत में आता है पादौना, 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 ये संधि होकर पादौना, पादौना एक वादनम मतलब 12:45 समय है। इसी तरह हम लोग अगर 1:45, इसको हम लोग सर नहीं समझ में आया। 12:45 और 1:45 सेम कैसे हो गया? नहीं, 12:45 को हम लोग जब हिंदी में और बांग्ला में यूज करते हैं तब बोलते 1:45 बज रहा है। हाँ टाइम में 1:45, तो संस्कृत हाँ बोलेंगे पादौना, 1:45 यानी इसका संस्कृत में आएगा पादौना एक वादनम, ये सेम ही आएगा पादौना एक वादनम मतलब 1:45 बज रहा है। अगर 1:45 मतलब समय आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पादौना पादौना द्विवादनम। अब समय मतलब अगर समय है कि 1:45 बज रहा है तो उसको हम लोग संस्कृत में कैसे बोले? पादौना द्विवादनम। द्विवादनम। तरह अगर 2:45 बज रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे पादौना त्रिवादनम, पादौना त्रिवादनम यानी 2:45 बज रहा है। इसी तरह हम लोग यूज करेंगे कि 3:45 को बोलेंगे पादौना चतुर्वादनम, पादौना चतुर्वादनम, और 4:45 को बोलेंगे पादौना पंचवादनम, पादौना पंचवादनम। तो ये हम लोग अब आज सीखे हैं कि 1 बज को 1, 2, 3 ये जो समय है इसको हम लोग संस्कृत में कैसे बोले, या फिर 1:30 बजे या फिर 2:30 बजे या 5:30 बजे इसको संस्कृत में हम लोग कैसे यूज करें, और या फिर अगर 1:45, 4:45, 9:45 इसको हम लोग संस्कृत में बोले तो कैसे यूज करें। ये बहुत ही इजी है। फिर अगर हम लोग 9:30 या फिर ये जो साढ़े, जब ये शब्द आएगा उसके बाद उसके साथ हम लोग सार्ध ये शब्द हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ देने से वो अर्थ हम लोग पा सकते हैं। इसी तरह 4:45, 9:45, 7:45 जहाँ पौने ये शब्द आएगा वहां पे हम लोग जोड़ेंगे पादौना। ये यदि आप लोग देखें पादौना, पादौना, ये नहीं कि पादौना, ये गलत है। पादौना नहीं आएगा, ये होगा पादौना। तो अब प्रश्न आता है कि डबल मात्रा है पादौना। ये डबल है। अच्छा, अब आएगा कि 150 को क्या कहते हैं, या फिर 215 को क्या कहते हैं, या फिर 2:05 हुआ है, इसको हम लोग क्या संस्कृत में हम लोग का सिर्फ जब पहले जो सीखे हैं कि एक वादनम द्विवादनम, इसको
ठीक से याद रखना पड़ेगा और एक दो शब्द जोड़ने से ही हम लोग जो चाहे मतलब समय बता सकते हैं। सपोज अगर समय हो कि 5:10 5:10 इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो पहले हम लोग जब बांग्ला में बोलते हैं कि 5:10 बाजे, बांग्लाते हम लोग बोलते हैं, আমরা बोले था कि 5:10 बाजे। हिंदी में बोलते हैं 5:10। 10 मिनट। संस्कृत में जो होता है पहले मेंशन होगा, इस जो मिनट है इसका मेंशन पहले आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे ये 10 है तो हम लोग पहले 10 को लिखेंगे। 10 जो 5:10 यानी कि 5 से अधिक, 5 से कम तो नहीं। ये ऐसा नहीं कि 10 मिनट कम है 5 बजने से। ये जो है 5:10। तो जब बज के मतलब उससे ज्यादा हम लोग संस्कृत में या फिर हम लोग हिंदी में भी कहते हैं अधिक। मतलब तो दशा अधिक। तो यहाँ पे दशा अधिक पंचवादनम एक साथ। पहले हम लोग मिनट को मेंशन करेंगे, उसके बाद जो आवर है उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दशा अधिक पंचवादनम। तो अगर यहाँ पे सपोज 16 होता है, 16 सपोज 9:16 हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे 16 यानी कि षोडश। षोडश अधिक षोडश अधिक नववादनम। षोडश अधिक नववादनम। और एक चीज यहाँ पे ये जो दशा अधिक पंचवादनम या फिर षोडश अधिक नववादनम, ये जो पूरे शब्द है ये एक ही शब्द है। मैं यहाँ पे संधि छेद करके लिखा हो, पर अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ऐसे आएगा। ये अगर 9:16 हुआ है, इसको हम लोग संधि करके लिखते हैं तो ये होगा षोडश षोडशाधिक नववादनम। षोडशाधिक नववादनम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ये हाइफन मतलब मिस ना हो। अगर ये मिस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा वर्ड। तो हम लोग आज सीखे हैं कि समय बताने को संस्कृत में कैसे कैसे मतलब बोलते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई पूछे कि अभी समय कितना है तो उसके हिसाब से सपोज 10:10 हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे दशा अधिक दशवादनम। दशा अधिक दशवादनम। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जितना मतलब ज्यादा हो, मतलब 10 बजे से ज्यादा 10 मिनट हो तो उसके साथ अधिक ये शब्द जोड़ देने से उसका जो अर्थ है हम लोग पा सकते हैं। और एक बात, हम लोग तो सीखे 10 बजे से 10 मिनट
के ज्यादा हो तो हम लोग अधिक पद यूज करेंगे। पर अगर सपोज 10 बजने में 9 मिनट बाकी हो तब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि 9:45 को हम लोग संस्कृत में पादोना ये शब्द यूज करके हम लोग सिर्फ 9:45 को मेंशन कर सकते हैं। मतलब जो पौने जितना भी है 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो अगर 1 बजने में 1 मिनट बाकी है तो उसको हम लोग तो पौने नहीं पादोना ये लगा नहीं सकते, क्योंकि पादोना मतलब 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो तब हम लोग यूज करेंगे अधिक का मतलब उससे ज्यादा, उसका ऑपोजिट नूना, न्यूना। ये समय है 1 बजने से 5 मिनट बाकी है, मतलब 12:55। तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या कैसे बोलेंगे? या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो 55 है इसको संस्कृत में बोल के उसके अधिक जोड़ देने से ये जो जैसे हम लोग षोडश अधिक नववादनम, यहाँ पे पंचदश अधिक द्वादश वादनम। पर ये तो हम लोग बहुत कम बोलते हैं कि 12:55 हम लोग तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कि 1 बजने से 5 मिनट देरी है, तो हम लोग उसी तरह यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने बाकी है, यहाँ पे 5 मिनट बाकी है 1 बजने से, तो हम लोग पहले उस 5 मिनट को लिखेंगे। पंच और अधिक मतलब ज्यादा, उसके ऑपोजिट आएगा न्यून। न्यून, पंच न्यून एक वादनम। पंच न्यून एक वादनम। 1 बजने से 5 मिनट देरी है, तो पंच न्यून, न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज्यादा, तो पंच न्यून एक वादनम मतलब 1 बजने में 5 मिनट देरी है। इसी तरह हम लोग आप जितना भी यूज करना चाहिए कि 9 बजने से 9 मिनट देरी है, तब हम लोग क्या लिखेंगे? नव न्यून नववादनम, नव न्यून नववादनम। ये बहुत इजी है। जब मतलब जब अधिक आएगा, मतलब 10 बजे से 10 मिनट हो चुका है, तब वहां पे जितना अधिक हुआ है उसको काउंट करेंगे, और जो बजना बाकी है, मतलब 1 बजे यहाँ पे जो देख सकते हैं कि 1 बजने 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट को पहले मेंशन करके उसके बाद न्यून लगा के जितना बजना बाकी है, मतलब जो बजने जा रहा है उसको मेंशन करने पर ही वो हम लोगों का ज्ञान में आ जाएगा। तो हम लोग आज सीखे कि संस्कृत में कैसे समय को बता सकते हैं, किस तरह, मतलब हम लोग का जो इंटेंशन, मतलब हम लोग जैसे कहना चाहिए कह सकते हैं। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे? शब्द जो संख्या जो वो अष्टादश तक सीखे हैं, और ये जो घड़ी का समय। तो आज यही पे समाप्त होता है क्लास। मैं महाराज को बुला रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hope you all enjoyed the class.
A lot of things we have learned today. Lot of things. And what about you need to write? Please go to the YouTube and listen it repeatedly and learn. Tomorrow morning at 9 o'clock. मैंने सेंटेंस बनाया, सुनेंगे? आज अम्मा अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए. एका स्त्री गच्छति, द्वै छात्रौ हसति, चत्वारः नराः आगच्छन्ति, सीताया रमा पुस्तकं ददाति. आगच्छन्ति. आगच्छन्ति. सीताया रमा पुस्तकं ददाति. Though I don't know Sanskrit, Mansa knows. Yet I don't. आकाशात् तोयं पतति. Oh, wonderful, wonderful. Thank you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Thank you, Mansha. Thank you very much. Learned a lot today. Thank you. Thank you. Hari Om. Hari Om.